हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो लेक्चर मैं लेके आई हूँ वो है दिल्ली सल्तनत के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि दिल्ली सल्तनत में हम आज क्या क्या कवर करेंगे। ये क्लास जो है अपने आप में एक क्लास इस तरीके की होगी कि आप लगभग 5 जो डायनेस्टी हैं उसके बारे में इस क्लास में जान जाएंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। आपको अगर मुश्किल लगे इतना लंबा लेक्चर सुनने में एक बार में, तो आप जो है इसे हाफ हाफ करके देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है शॉर्ट इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो सब मैंने इसमें शामिल किए हैं। एक्स्ट्रा जो है कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं रखी है, टू द पॉइंट सारी बातें जो हैं इसमें की गई हैं। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कौन सी 5 डायनेस्टी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी कहते हैं। ये 1206 से 1290 तक रहता है और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजी जो हैं 1290 से 1320 तक रहते हैं। खिलजी के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर इसके नीचे डॉट लगा हुआ है तो थोड़ा सा आवाज़ निकलेगी इस तरह, खिलजी। ठीक है। तीसरा जो है वो है तुगलक, और तुगलक जो है वो 1320 से 1412 या फिर 1414 तक हम इसका टाइम जो है वो मान सकते हैं। संस्थापक इसके थे गयासुद्दीन तुगलक। और चौथे हैं सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर 1451 तक जो है ये डायनेस्टी ने रूल किया और इसके संस्थापक थे खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां। फिर पांचवी जो डायनेस्टी है हमारे पास, पांचवा वंश है लोधी वंश, और ये 1451 से 1526 तक का इनका समय रहा और इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा इसको कवर करेंगे। तो ये रहेगा जो लोधी वंश है, आपको पता होगा कि इनके बाद जो है फिर मुग़लों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यहीं पर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है बाबर के साथ हुआ था और मुग़लों की स्थापना वहाँ से शुरू होती है। तो इसके बाद फिर जो है वो मुग़ल आ जाते हैं। तो यहाँ तक जो है दिल्ली सल्तनत का समय रहता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गुलाम वंश का समय जो है वो 1206 से 1290 का है। तो इसके संस्थापक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। ठीक है। और ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ये आपको याद रखना है क्योंकि राजधानी जो है वो बदलती रहेंगी। तो इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। और देख रहे हैं आप अभी तक जो है दिल्ली का मामला जो है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि राजधानी जो है वो लाहौर है। तो अभी राजधानी बदलेगी, मैं आपको बताऊंगी। इनकी जो बहन थी, बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा से हुआ था। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे नसीरुद्दीन कुबाचा कौन है। नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इनकी पत्नी थी यलदौज की पुत्री। यलदौज के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। दासत्व से मुक्त हुए ये 1208 में। तो जैसा कि आपको पता है ये गुलाम वंश है, यानी कि ये जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो हैं मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इनको जो मुक्ति मिली दासत्व से वो मिली 1208 में। इन्होंने उपाधि धारण की लाख बख्श की। किसकी उपाधि मिली? लाख बख्श की। क्यों मिली? क्योंकि उदारता के कारण दी गई, जिसका अर्थ है लाखों का दानी। ये इतने उदार थे कि जो बहुत ज़्यादा दान करते थे, लाखों के दानी थे, इसलिए जो है इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? हसन निज़ामी ने दी थी इनको ये उपाधि। किसने दी थी? हसन निज़ामी ने दी थी। यदि कोई व्यक्ति असीमित दान देता था तो फरिश्ता जो है एक लेखक हैं,
तो फरिश्ता ने लिखा है कि उसे अपने समय का ऐबक कहकर पुकारा जाता था, यानी कि उसकी उसकी जो प्रशंसा में उसको जो संबोधन किया जाता था वो ऐबक कहकर किया जाता था, यानी इतने ज़्यादा जो है ऐबक का दान के मामले में जो है नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक और लेखक नज़र आ रहे हैं, वो हैं मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज जो हैं, मिनहाज उस सिराज ने उसे हातिम ताई द्वितीय कहा। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय कहा है। वह कुरान ख़वन था। कुरान ख़वन का मतलब होता है, कुरान ख़वन यानी कि वो व्यक्ति जो मुँह ज़बानी कुरान को याद, जिसे मुँह ज़बानी कुरान याद होता है, बिना देखे जो उसको पढ़ सकता है, उसको कुरान ख़वन कहा जाता है या कुरान हाफिज़ भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुरान ख़वन थे, पूरा जो है उनको ओरल याद था कुरान। और जो है रोज़ कुरान का पाठ करता था। ये जो है रोज़ कुरान का पाठ भी करते थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने बहुत सी इमारतों भी बनवाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है भारत की पहली मस्जिद क़ुव्वत उल इस्लाम, वो जो है इन्होंने बनवाई है। इसके बारे में ये बात की गई है कि ये पहले जैन मंदिर था, बाद में इसे विष्णु मंदिर बनाया गया और अब जो है अब इसको क़ुव्वत उल इस्लाम के नाम से आप जानते हैं। क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसको बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इन्होंने बनवाया विक्ट्री टावर, जो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आप सब जानते होंगे और दिल्ली में रहने वालों ने तो सभी ने ज़्यादातर देखा ही होगा। तो ये जो है हमारा हेरिटेज है। इसका नाम सूफ़ी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। सुनने में ये ऐसा लगता है कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रखा गया है नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफ़ी थे, उनके नाम पर। ऐबक ने इसका ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ही बनवाया। आप देखते हैं कि कुतुब मीनार जो है काफ़ी लंबा है और उसके कई फ्लोर हैं, है ना, 5 फ्लोर हैं। तो जो इन्होंने सिर्फ उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनवाया था, आगे उसको किसने बनवाया ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और क्या बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये अजमेर में है। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, देखने के लिए। आप भी देख सकते हैं अगर कभी जाने का मौका मिले तो राजस्थान। ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। तो एक दुर्घटना में अचानक से जो है इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। 1210 ईस्वी में ही ऐबक के अयोग्य पुत्र आराम शाह को सुल्तान बनाया गया। तो ये जो आराम शाह थे उनको सुल्तान बनाया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है कहेंगे कि इतने काबिल नहीं थे और केवल 8 महीने में ही जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश से हारने के पश्चात इनका शासन ख़त्म हो गया। किसने हराया इनको? इल्तुतमिश ने हराया। तो अगले जो शासक बने वो कौन बने? इल्तुतमिश बने और वंश अभी गुलाम वंश ही चल रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। शम्सुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ साम्राज्य का रक्षक है। क्या है? साम्राज्य का रक्षक। 26 साल शासन किया इल्तुतमिश ने, अच्छा खासा टाइम जो है इन्होंने रूल किया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने राजधानी को दिल्ली कालकोट में शिफ्ट किया। तो अब जो है पहली बार दिल्ली राजधानी बन रही है। दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो अब शुरू हो रहा है इल्तुतमिश के टाइम में, क्योंकि इन्होंने जो है राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। इस वजह से कह सकते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न थे जिनमें से एक मेजर कांड ये है कि रीज़न ये है कि जो दिल्ली है वो अब राजधानी जो है वो दिल्ली के रूप में थी और इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक एक तौर पे जो शासन है उसको चला पाए, क्योंकि 26 साल रूल करना बड़ी बात होती है और उसमें एक स्थिरता के साथ जो है इन्होंने काम किया। तो इसलिए जो है वास्तविक जो क्या कहेंगे कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान जो है इनको शायद पहला इसलिए कहा गया। ठीक है,
इसके बाद इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि इल्तुतमिश जो है वो ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, दास मुक्त हो गए थे। कब? 1229 में। उससे पहले तक जो है ये भी एक गुलाम के तौर पर ही इनका जो टाइटल था वो गुलाम के तहत ही था, क्योंकि इतने ऊंचे पद पे थे, दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे, लेकिन अभी भी जो है सुल्तान होने के बावजूद भी दास मुक्त नहीं हुए थे। दास मुक्त की जो इनको प्रमाण है वो 1229 में मिला। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दासों की तरह रहते थे, नहीं, दासों की तरह नहीं रहते थे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जीवन इनका जो है बिल्कुल शाही था, लेकिन अभी भी क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो वो था कि ये उनके दास हैं, वो चीज़ जो है अभी भी इनके साथ चल रही थी 1229 तक। इसी के समय मंगोलों के आक्रमण का खतरा मंडराया। ये मध्य एशिया से आए थे, जो स्टेपिस में रहने वाली जनजाति थी। ये मंगोल कहाँ के थे? मध्य एशिया से आए थे और स्टेपिस में रहने वाली जनजाति थी इनकी। इस्लाम से पहले ये बौद्ध धर्म मानते थे। 1206 में यहाँ पर चंगेज़ खां को नेता चुना गया था। कहाँ? यहाँ पर मंगोल में। ठीक है। चंगेज़ खां को नेता चुना गया था। इसे खुदा कहर भी कहा जाता था, खुदा कहर कहा जाता था। ये भी एक जो है टाइटल इनके साथ चलता था, चंगेज़ खां के साथ। ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। एक टंका 48 जीतल के बराबर था। ठीक, ये आप याद रख सकते हैं। 2 महाविद्यालय शुरू किए, नासिरिया और मयूजिया। ठीक है, नासिरिया और मयूजिया, या ये नाम जो है इसमें हो सकता है थोड़ा सा, मुझे कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए, लेकर अगर इससे मिलता जुलता मयूजिया या कुछ इस तरीके का हो तो वो भी आप जो है ऑप्शन में अगर आए तो टिक कर देना। तो ये 2 जो महाविद्यालय थे वो शुरू करवाए। इनमें शरीयत, कुरान, हदीस पढ़ाई जाती थी। इन मदरसों में, महाविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता था? शरीयत यानी लॉ, कुरान तो आप जानते हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हदीस जो है वो भी इस्लामिक बुक्स होती हैं, जिनमें जो है मैसेंजर, जो गॉड के मैसेंजर हैं अल्लाह के, उनके बारे में बातें होती हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाई जाती थी। फिर इन्होंने भी बहुत कुछ इमारतें बनवाई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इमारत में सबसे पहले कुतुब मीनार का नाम आता है। कुतुब मीनार जैसे कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू कर दिया था दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली में उनका जो है कार्य शुरू हो गया था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इसको और आगे बढ़ाया, वो आप जानते ही हैं। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को भी आगे और उसका निर्माण करवाया। उसका 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये अरब सेक, ये स्पेलिंग जो है आप देख लेना, इसके स्टाइल में बना है। ये एक स्टाइल होता है जिसमें जो है आयतें उसके ऊपर जो है उकेरी जाती हैं इमारत के ऊपर। तो वो इमारत के ऊपर जो है कुरान की आयतें जो है वो लिखी गई हैं, तो उसको बोलते हैं अरब सेक स्टाइल। तो वो बनवाया, उस स्टाइल में बनाया। ये स्टाइल पहली बार इल्तुतमिश ने यूज़ किया। उसके बाद तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये स्टाइल देखने को मिल जाएगा, लेकिन पहली बार जो है इल्तुतमिश ने यूज़ किया था कुतुब मीनार के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होजे शमसी बनवाई। गंधक की बावली, ये मेहरौली पुरातात्विक पार्क में आपको मिल जाएगी, ये बनवाई। ठीक है। आतारीकी नामक एक विशाल दरवाज़ा जोधपुर में बनवाया। माना जाता है कि अकबर ने इससे प्रभावित होकर बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, अकबर के काल में आपको पता चलेगा कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो ऐसा लगता है कि वो अतारीकीन से प्रभावित होकर ही बनवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था। ये जो तुर्कान चहलगानी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के अंत तक आपको जो है इनके बारे में सुनने को मिलता रहेगा। जब भी मैं 40 लोगों के ग्रुप की बात करूं तो आज समझ जाइएगा कि वो तुर्कान चहलगानी के बारे में ही
बात हो रही है। तो ये जो थे एक तरीके के सलाहकार और मंत्री थे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान होते थे उनके लिए, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। आगे आगे आप देखेंगे कि इनका रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद जो है उनकी पुत्री रज़िया सुल्तान वो सुल्तान बनती हैं, लेकिन सुल्तान बनती कैसे है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को इल्तुतमिश के आज्ञा पत्र की अवहेलना करते हुए सुल्तान नियुक्त किया गया था। यानी कि जो आज्ञा पत्र इल्तुतमिश ने लिखा था उसमें उन्होंने रज़िया को सुल्तान बनाने की बात की थी, लेकिन उसकी अवहेलना कर दी गई और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो कि इल्तुतमिश के बेटे थे उनको जो है सुल्तान बना दिया गया। अराजकता की स्थिति का सही मूल्यांकन कर, लेकिन जो है स्थिति कैसी हो गई वहाँ पर, इनको रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाने से जो है वहाँ की स्थिति अराजकता वाली दिखाई पड़ रही थी। तो उसका मूल्यांकन कर इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया ने लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार की नमाज यानी जुमे की नमाज के समय दिल्ली की जामा मस्जिद में अमीरों के सम्मुख उपस्थित हुई। कहाँ? तो सम्मुख उपस्थित हुई। इस तरह वो सुल्तान बनी। तो फिर जो है वो सुल्तान बन गई। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रज़िया सुल्तान को सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे। वो जो तुर्कान चहलगानी जिनके बारे में मैंने पीछे जिक्र किया, वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि कोई जो है लेडी वो सुल्तान बने, जबकि वो चाहते थे कि कोई पुरुष जो है उनके बेटों में से कोई एक वो सुल्तान बन जाए। और भी रीज़न रहे होंगे, लेकिन एक ये रीज़न था जिसकी वजह से वो रज़िया को सुल्तान नहीं बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो एक ही रीज़न को मत पकड़ लेना, और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न ये हो सकता है कि वो रज़िया के अंडर में काम ना करना चाहते हों और वो उनको ज़्यादा सूट ना करती हुई लग रही हो अपनी स्थिति के अनुसार, है ना। तो इस तरह की स्थिति में अच्छा, ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है वो एक लेखक हैं उसी समय के, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और वो क्या लिखते हैं बर्नी ने लिखा है कि रज़िया सुल्तान के पद पर पिता के वस्त्र में बिल्कुल इल्तुतमिश की तरह ही लग रही थी। यानी कि रज़िया सुल्तान जब पद पर बैठी और वो अपने पिता के वस्त्र जो उन्होंने पहने हुए थे उसमें बिल्कुल इल्तुतमिश की तरह ही लग रही थी, यानी अच्छी लग रही थी। वो ये भी लिखता है कि वो खूबसूरत, अक्लमंद लेकिन गलत लिंग के साथ पैदा हुई थी। यानी कि उसका जो लड़की होना है, फीमेल होना है, ये उनको सही नहीं लगता। वो समझते हैं कि अगर ऐसा कोई खूबसूरत, अक्लमंद अगर पुरुष होता तो बहुत अच्छा होता। ये उनका कहने का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था, यानी अश्वशाला का प्रधान। अमीर आखुर मतलब अश्वशाला, घोड़ों की शाला, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। बहराम शाह 40 के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है। बहराम शाह कौन है? ये रज़िया सुल्तान का ही भाई है। ये 40 जो थे वो तुर्कान चहलगानी, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करता है और रज़िया को गद्दी से हटाने के लिए और उसे अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए भटिंडा भेज देते हैं। अल्तुनिया इस युद्ध में षड्यंत्र से जीतकर रज़िया को गिरफ्तार करता है, परंतु रज़िया उसे शासन का लोभ देकर शादी का प्रस्ताव रखती है, जिसे अल्तुनिया स्वीकार करता है। ठीक है, अल्तुनिया जो है प्रस्ताव रज़िया सुल्तान का एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि तुर्कान चहलगानी जो है वो रज़िया के सुल्तान बनने से खुश नहीं है, इसलिए, और उनका बेटा जो है वो खुद भी शासक बनना चाहता है, तो दोनों ने मिलकर पहले से ही षड्यंत्र कर लिया था। तो ऐसी स्थिति बनाई कि रज़िया जो है वहाँ से वापस ही ना आ सके। जब अल्तुनिया और रज़िया भटिंडा से दिल्ली आ रहे थे, बीच रास्ते में ही कैथल, यह हरियाणा में है, कैथल में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह जो है रज़िया सुल्तान को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, बहराम शाह शासक बनता है 40 की मदद से, तुर्कान चहलगानी की मदद से शासक बन जाता है। फिर नसीरुद्दीन महमूद बनता है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद,
बहराम शाह रहते हैं और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बनता है। सुल्तान 40 की मदद से 20 साल तक रहता है। ये जो नसीरुद्दीन महमूद हैं ये 20 साल तक यानी इतने लंबे टाइम तक जो है सुल्तान बना रहता है और जो तुर्कान चहलगानी थे उनके अनुसार जो है कार्य करता है, तो इसलिए तुर्कान चहलगानी को इनसे कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं और इनकी सत्ता जो है वो एक लंबे समय तक 20 साल तक बनी रहती है, क्योंकि ये 40 के अनुसार ही कार्य करता था। इनके बारे में, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में ये बात कही जाती है कि मोस्ट रेगुलर इन प्रेयर, यानी कि जो है नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, प्रेयर जो है वो पाबंदी से करते थे। और इनके ससुर बलबन, ये जो बलबन है ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आगे आप देखेंगे कैसे इनका रोल जो है महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो ससुर बलबन थे, बलबन को नायब सुल्तान का पद देता है, ठीक है, नायब सुल्तान का पद दे देता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी। अब बाहुद्दीन बलबन, ये पूरा नाम है बलबन का, बाहुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 81 तक, ठीक है, 81 तक यानी 15 साल तक जो है वो रूल करता है। कौन? बाहुद्दीन बलबन, या फिर इसको बलबन भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये जो है 15 साल तक रूल करते हैं। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। ये जो इनके ससुर थे सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। ये 40 का खात्मा करता है। सबसे पहले तो ये जो है वो जो तुर्कान चहलगानी का जो ग्रुप था उसको ही ख़त्म कर देता है। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि बलबन जो है वो एक सख्त स्ट्रेटेजी अपनाने वाला व्यक्ति था। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा लिबरल नहीं था नेचर में, सख्त तरीके से जो है शासन करने वाला, रूल करने वाला व्यक्ति था। तो दरबार में सख्त नियम निर्धारित करता है और वो सख्त नियम क्या थे कि जब बलबन दरबार में हो तो नोट सिट यानी बैठना नहीं है, नोट टू टॉक बात नहीं करनी है, नोट टू सी उनकी तरफ सीधा देखना नहीं है, नोट टू स्माइल और दरबार में हंसना भी नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो ये जो है बलबन के ये माना जाएगा कि वो बलबन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको सज़ा भी मिलेगी उसके अनुसार। इन्होंने जो है उपाधि धारण की, उसका मैं आपको बताती हूँ। उपाधि धारण करता है नायाब खुदाई, ज़िल्ले इलाही, उलूग खां, ठीक है। तो ये सारी उपाधि जो है ये धारण करते हैं। और इन्होंने एक और सिस्टम जो है वो शुरू किया था, वो है सजदा और पाबोस। इसमें क्या होता था, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर चूमना, ये जो है रीति इन्होंने प्रारंभ की थी। ईरानी त्यौहार नौरोज़ मनाने की प्रथा भी शुरू की थी। पहली बार बलबन ने सेना यानी काफिले के साथ बाहर निकलने की प्रथा प्रारंभ की। तो अब क्या है, सुल्तान अकेले बाहर नहीं निकलते थे बल्कि सुल्तान के साथ यानी बलबन के साथ पूरा काफिला जो है वो जाता था, पूरी सेना जाती थी, ठीक है। तो ये इन्होंने पहली बार शुरू किया। फर्स्ट टाइम पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, वो भी काले वस्त्र में, यानी कि ब्लैक कपड़ों में जो है बॉडीगार्ड होते थे वो रखे जाते थे। और बॉडीगार्ड के हाथों में तलवार होती थी और ना कि मयान में, यानी कि तलवार जो अपने कवर में नहीं होती थी, मयान में नहीं होती थी, बल्कि उसको वो हाथ में लेकर चलते थे, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम शुरू किया इन्होंने। दिल्ली में मेवातियों की लूटपाट को रोकने के लिए सख्त लॉ एंड ऑर्डर बनाए। क्या बनाए? सख्त लॉ एंड ऑर्डर बनाए, यानी कि वहाँ पर जो है मेवाती बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, चोरी लूटपाट ज़्यादा करते थे, तो उनके लिए ऐसे नियम बनाए सख्ती से कि मेवाती जो है वहाँ पर इस तरह की गतिविधि ना कर सकें। वो नियम क्या थे, चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पेड़ कटवाए ताकि मेवाती यहाँ छुप ना सके, थाना तथा थानेदार बनवाए। अंग्रेज़ों ने इसे अपनाया, अंग्रेज़ों ने भी थाने और थानेदार बनवाए थे ना, तो वो इन्होंने यहीं से लिया था। और अब ऐसा इंतज़ाम हो गया था कि अब बूढ़ी औरत भी रात को सामान लेकर निकल सकती थी, यानी कि ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में ये उल्लेख किया है कि बूढ़ी औरत भी रात को सामान लेकर निकल सकती थी। उसे भी अब मेवाती जो थे वो परेशान नहीं कर सकते थे, जो चोर थे, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। कोई ये पर्सनल मत ले जाना कि कोई मेवाती है तो वो अपने ऊपर लेने लगे, नहीं, ये जिन मेवातियों की बात हो रही है ये उनके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, ठीक है। यदि कोई अपना काम ठीक से नहीं करता था तो फिर जितना बड़ा पद होता था उतनी बड़ी सज़ा मिलती थी। तो जो है दंड का सिस्टम जो है वो भी सख्त था, इसलिए सिस्टम अच्छा चल रहा था।
तो इसलिए जो है ये काम जो है वो सही तरीके से चल रहा था। और बुगरा खान जो कि इनका पुत्र था, सन था, इसको जीवन काल बंगाल का गवर्नर बने रहने को कहता है। तो बुगरा खान बलबन की मृत्यु के पश्चात भी बंगाल में ही रहता है उसके डर के कारण, और दिल्ली की गद्दी पर इस कारण बलबन का पोता केकूबाद गद्दी पर बैठता है। तो वो खुद जो है गद्दी पर नहीं बैठते, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी उन्हें ये भय रहा कि क्योंकि पिता ने मना किया था, बंगाल में रहने को कहा था, इसलिए वो बंगाल में ही रहे और सुल्तान बना दिया केकूबाद को। ठीक है, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। तो अब खिलजी वंश का प्रारंभ होता है 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा। संस्थापक थे इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, 2 साल बलबन की रूह के डर से गद्दी पर नहीं बैठता है। जलालुद्दीन फिरोज जो है वो भी गद्दी पर नहीं बैठते। इस तरह का एक माहौल था, इस तरह की बात चलती थी कि जो है चूँकि बलबन को बहुत सख्त माना जाता था अपने नेचर में, और ये था कि एक तरीके का डर था कि गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो 2 साल तक ये भी गद्दी पर नहीं बैठे। उनके बेटे तो बैठे नहीं थे, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जलालुद्दीन को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मार दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फिर वो शासक बनता है। ठीक है, और ये उनका भतीजा ही था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इनका समय रहता है। वास्तविक नाम गुर सरसाद था इनका वास्तविक नाम। ठीक है, ये 2 इच्छा रखता था। पहली थी सिकंदर सानी बनना और दूसरा था नया धर्म शुरू करना। लेकिन ये जो है अपनी मंत्रियों की बात सुनता था, जो मिनिस्टर थे उनकी बात सुनता था, और मिनिस्टर के कहने पर इच्छा त्याग देता है, क्योंकि मिनिस्टर ने कहा कि ये दोनों इच्छाएं जो हैं वो सही नहीं रहेंगी शासन के लिए। ठीक है, इन्होंने खम्स यानी लूट का माल में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। ठीक है, ये एक चेंज किया इन्होंने आते ही। और भी बहुत सारे चेंज किए जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और इनका नाम जो है इतिहास में जब आता है तो उन्हीं सुधारों की वजह से आता है, उन्हीं चेंजेस की वजह से जो है इनको याद किया जाता है। सेना सुधार करते हुए 3.5 लाख की स्टैंडिंग आर्मी रखी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब रेडी, जो एकदम युद्ध करने के लिए तैयार रहती है, वैसी आर्मी रखी। सैनिक के लिए हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की। इसको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो है इन्होंने सैनिकों के लिए हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की, यानी सैनिक जो है एक तरीके का हुलिया जो है वो रखेंगे। और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। ठीक, घोड़ों को दागने की प्रथा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हुलिया क्या है। हुलिया ये है कि सैनिक किस तरीके का दिखता है, कोई ऐसा बर्थ मार्क है उसका, इस सब का जो है रिकॉर्ड रखा जाता था, तो उसे जो है हुलिया कह रहे हैं। ठीक है, यानी वो दिखता कैसा है, हुलिया कैसा है उसका रिकॉर्ड। और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, जिससे कि है पता लगे कि घोड़े जो हैं वो कम तो नहीं हुए हैं, चोरी तो नहीं हुए हैं, या किसी तरह का कोई जो है इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसलिए जो है घोड़ों को दागा जाता था, वो प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, कैंप बनवाए सोल्जर्स ट्रेनिंग के लिए। इनमें सोल्जर और ट्रेनर्स भी रहते थे साथ में। ठीक है, उनकी अलग अलग भाषा के मिश्रण से उर्दू बनी। क्या बनी? उर्दू बनी। उर्दू शब्द का लफ्ज़ी अर्थ कैंप है। ऐसा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि उर्दू का जो लफ्ज़ी अर्थ है वो कैंप है। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज अमीर खुसरो। कौन हुए? अमीर खुसरो हुए पहले पोएट। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। कौन थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता था। इनको सितार जो कि 3 तार का बना होता था, 3 तार वाला, तथा तबला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है कि इन्होंने सितार और तबला दोनों का आविष्कार किया है। मार्केट रिफॉर्म्स जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स भी किए थे, और वो 3 तरह के बाज़ारों में किए थे। 3 बाज़ार जिनके बारे में आपको बताती हूँ। पहला था गल्ला बाज़ार, यानी जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता हो। सराय अदल, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हो। माल मवेशी बाज़ार, यानी जहाँ इंसान तथा जानवर दोनों को बेचा जाता था, जैसे गुलाम वगैरह बिकते थे ना, उस तरीके से। ठीक है, तो इन सब में जो है रिफॉर्म्स किए थे। वो रिफॉर्म्स मैं अभी डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो है आपको
बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट अभी चीज़ें बता रही हूँ। अगर रिफॉर्म्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से जो है एक वीडियो मैं कभी अपलोड कर दूँगी, बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो। मलिक काफूर को दक्षिण की विजय के लिए भेजा। जो मलिक काफूर थे इनके अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर, उनको जो है दक्षिण की विजय के लिए भेजा था। और मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनार में मलिक काफूर को ख़रीदा था गुजरात से, और इसको अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, अपना सेनापति नियुक्त किया क्योंकि मलिक काफूर जो है काफ़ी काबिल इंसान थे, तो इसलिए जो उनको अपना सेनापति बना लिया। और बहुत ही ज़्यादा विश्वास अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर के ऊपर था, जिसको मलिक काफूर ने काफ़ी हद तक निभाया भी, बहुत निभाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इमारतों का काम भी किया, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कुतुब मीनार के दोगुनी बड़ी इमारत बनवाना चाहता था। इसको पूरा बनवाने के पहले ही अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। इसकी एक ही मंजिल बनी थी और इसका नाम जो है वो है अलाई मीनार। अलाई मीनार आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये उतना बड़ा बन नहीं पाया जैसा कि बनवाना चाह रहे थे। होजे शमशी को रिपेयर करवाकर उसका नाम होजे अलाई रखा। अलाई दरवाज़ा बनवाया जो अब आधा ही बचा है। ठीक है, इसके अंदर से कुतुब मीनार दिखता है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप कभी कुतुब मीनार देखने जाएं तो वहाँ पर देख सकते हैं आप। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है तथा 4 साल तक मलिक काफूर सत्ता को संभालने के प्रयास में लगा रहता है और 1320 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1320 में मलिक काफूर की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का प्रारंभ होता है। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक इनका समय रहा। इनके सूफी निज़ामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे। ये बात अक्सर ही कही जाती है, गयासुद्दीन तुगलक के जो है निज़ामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे। निज़ामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक को शराप दिया, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, लेकिन जो है ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जो है इनको एक कर्ज, 2 कर्ज दिए थे। पहला जो था, ना रहे उश्र ना रहे गुज्जर, नहीं सॉरी, ना रहे उश्र ना बसे गुज्जर, ये पहला था। गयासुद्दीन एक शहर बसाना चाहता था, आदिलाबाद। आदिलाबाद में गयासुद्दीन एक शहर बसाना चाहता था आदिलाबाद में, लेकिन ये शहर कभी बस ही नहीं पाया क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने इसे शराब दिया था, ऐसा जो है कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं अगर ऐसा आ जाए कि किसको दिया था शराब तो आप बता सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को दिया था। फिर दूसरा क्या था, बंगाल अभियान के उपरांत सुल्तान ने औलिया को संदेश भेजा कि उसके राजधानी में प्रवेश के पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे, तो औलिया ने कहा हनुस दिल्ली दूर अस्त। क्या कहा था, हनुस दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन की दिल्ली पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। ठीक, तो वो दिल्ली पहुंचे नहीं थे, उससे पहले ही मृत्यु हो गई। तो इस तरह के 2 जो है श्राप निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को दिए थे, ऐसा जो है मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली के पास एक नए शहर तुगलकाबाद की स्थापना की। ठीक है, गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास एक नए शहर तुगलकाबाद की स्थापना की। बर्नी जो कि एक लेखक हैं, बर्नी के अनुसार बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कह रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है बिजली गिरने से, उनके ऊपर बिजली गिर गई, उससे मृत्यु हो गई, ऐसा बर्नी ने लिखा है, कहा है अपनी पुस्तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 24 घंटे बाद ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे, उन्होंने तुगलक नामा लिखी, निज़ामुद्दीन के लिए कव्वाली की परंपरा की शुरुआत की, कवि के तौर पर नूह सिपेहर लिखी। क्या लिखी थी, नूह सिपेहर। बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, उनमें से जो 2 प्रसिद्ध हैं वो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी लिखी हैं। इनका काम आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। मोहम्मद बिन तुगलक फिर जो है उनका समय शुरू होता है 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहा जाता था। इनके बारे में जो है कुछ ख़ास अच्छी बात आपको नहीं मिलेगी।
काफ़ी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वो जो है ज़्यादातर फेल ही हो गए, जिनमें से 5 के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि इसने 5 प्रोजेक्ट शुरू किए, पांचों ही फेल हो गए। ये मंत्रियों की सलाह नहीं मानता था, ठीक है, जिद्दी था अपने नेचर में, अपनी अपनी करने वाला। तो पहला जो प्रोजेक्ट था, शिफ्टेड द कैपिटल, पहला था इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया 1326 से 1327 ईस्वी में। दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में राजधानी कर दी। इसे इसलिए किया गया था ताकि साम्राज्य के केंद्र से उत्तर तथा नवविजित दक्षिण दोनों जगहों पर नज़र रखी जा सके, परंतु ये योजना असफल रही क्योंकि उत्तर से होने वाले हमले रोकना मुश्किल हो गया था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट फेल हो गया। नेक्स्ट जो इनका प्रोजेक्ट था वो था न्यू करेंसी स्टार्ट। ये 1329 से 1330 ईस्वी में किया गया। इसने तांबे का रेशो एक कर दिया, यानी चांदी के बराबर, परंतु नकली मुद्रा को नियंत्रित करने के कड़े उपाय नहीं किए, जैसे बर्निन मानता है। बर्निन ने अपनी ऐसी पुस्तक में लिखा है कि कड़े उपाय नकली मुद्रा को रोकने के लिए नहीं किए गए। प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल शुरू हो गई थी। योजना असफल हुई, यानी कि लोग जो अपने घर में ही सिक्के बनाने लगे, ठीक है, तो ये योजना भी फेल हो गई। थर्ड जो प्रोजेक्ट था वो था खुरासान विजय योजना। इसके लिए एक नई सेना का गठन करके उसे 1 साल प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन योजना के अनुसार खुरासान विजय नहीं किया, अर्थात योजना फेल, बीच में ही प्लान को रोकना पड़ा था, तो ये भी फेल हो गई योजना। चौथी योजना क्या थी अभी बताती हूँ आपको। चौथी योजना थी कराचिल अभियान। स्थानीय राजपूतों का विद्रोह रोकने के लिए 10,000 सैनिक वहां भेजे गए, परंतु सैनिक विद्रोह का सामना नहीं कर पाए क्योंकि गोरिल्ला हमला उन्हें नहीं आता था। केवल 10 सैनिक ही वहां से बचकर लौटे थे, बाकी सभी ट्रेंड सैनिक जो थे वो मारे गए कराचिल अभियान में, तो ये भी फेल हो गया। 5वां था गंगा यमुना दोआब कर। गंगा यमुना दोआब कर लगाया था। जिस वर्ष लगाया गया उस वर्ष सूखा पड़ गया, तो ये भी फेल हो गया। तो इस तरह से जो है, अब इनको ख़राब किस्मत कही जाए या क्या कहा जाए, इनके जो सभी योजनाएं थी वो विफल हो गई। फिर नेक्स्ट, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी इस समय। और अब जो है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि इनको जो ताज मिला वो कांटों का ताज मिला, क्योंकि स्थिति जो है बहुत ख़राब इस समय तक हो चुकी थी सल्तनत की, है ना। क्योंकि चलिए अब इनके समय में आपको बताती हूँ। समय इनका 1351 से 1388। और फिरोज तुगलक के बारे में कहा जाता है ही इज़ बेटर नोन एज बिल्डर किंग। बिल्डर किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। सिटीज़ बनवाई इन्होंने, शहर बनवाए। हिसार फिरोज़ा बनवाया हरियाणा में। तो इन्होंने जो है हिसार फिरोज़ा बनवाया, ये हरियाणा में है। फिरोज शाह कोटला बनवाया, ये दिल्ली में है, आप कभी भी घूम सकते हैं। फतेहाबाद बनवाया, ये हरियाणा में है। जौनपुर बनवाया यूपी में। फिरोज़पुर बनवाया पंजाब में। फिर कुतुब मीनार का भी काम करवाया इन्होंने। कुतुब मीनार का 4th फ्लोर टूट गया था, उसे रिपेयर करवाया और 5th फ्लोर बनवाया, तथा बाहर की तरफ छज्जा जो वाइट मार्बल से काम हुआ है वो भी बनवाया, ठीक है। तो ये सारे काम करवाए। उसके बाद हौज खास को रिपेयर करवाया, रोज़गार दफ्तर बनवाया, दीवाने इमारत बनवाया, अनाथालय विधवाओं के लिए घर बनवाए, दीवाने बंदगान यानी जो गुलामों के लिए था वो बनवाया, गुलाम ट्रेनिंग के लिए। और ये बताया जाता है कि 1.5 लाख जो है गुलाम थे इनके पास। सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास थे, ये कहा जाता है 1.5 लाख, यानी सबसे, ये जो तादाद है ये सबसे ज़्यादा थी अब तक जितने भी सुल्तान थे उनकी तुलना में। सबसे ज़्यादा गुलाम जो थे वो थे इनके पास, जिसके लिए इन्होंने दीवाने बंदगान बनाया था, जहाँ पे गुलाम को जो है वो ट्रेनिंग दी जा सके गुलामों को, ठीक है। फिर इन्होंने नहरें बनवाई। रावी तथा सतलुज इन 2 नदियों से नहर निकलती थी जो सिंचाई के इस्तेमाल में आती थी, ठीक है। तो ये नहर बनवाई, ये सारा कार्य करवाया। तो अब तक आप देख ही चुके हैं कि इन्हें बिल्डर किंग क्यों कहा जाता था, क्योंकि इतनी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्होंने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कर लगाए। कर कौन सा था? सिंचाई पर शरब कर लगाया।
यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, ये वीडियो जो है क्योंकि एक थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, तो अगर आपको दिक्कत हो कुछ तो आप जो है इसको 2 पार्ट में करके जो है देख सकते हैं, है ना। आपके पास सुविधा है, आप अगर एक साथ पूरी नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो है इसको अगर पार्ट में डिवाइड करूँगी तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बेहतर ये है कि कंटिन्यूटी में आप सारी चीज़ों को समझें एक साथ, ठीक है। फिर घड़ी कर लगाया घरों पर, चरई लगाया चारे पर। फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने कृषि कर को संपत्ति कर से अलग किया। कृषि कर को खराज कहा जाता था, संपत्ति कर को जजिया कहा जाता था, ठीक है। और नॉन मुस्लिम से जो लिया जाता था उसे जब्त टैक्स कहा जाता था, ये मुस्लिम्स पर लगा हुआ था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को कांटों का ताज मिला था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, स्थिति जो है बहुत ख़राब थी जिस समय इनको ये सुल्तान बने। इट इज़ बिलीव्ड दैट फिरोज शाह तुगलक हैड अटैक्ड पुरी टेम्पल उड़ीसा एंड ज्वाला देवी टेम्पल हिमाचल। तो ऐसा जो है, ऐसा बिलीव है, ऐसा प्रमाण नहीं है हमारे पास, लेकिन ये बिलीव है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है अटैक किया था पुरी टेम्पल पर जो कि उड़ीसा में है, और ज्वाला देवी टेम्पल जो कि हिमाचल में है। अब इसका रीज़न क्या था, रीज़न यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। पहली बार तो हमारे पास कोई इसके तथ्य मौजूद नहीं है, और दूसरा जो है हमारे पास अभी इसके कोई रीज़न भी हमें नहीं पता है कि रीज़न क्या थे, तो उसके बारे में जो है कभी और देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, 414 से लेकर 1526 तक का समय जो है सैयद डायनेस्टी का रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपको जो याद रखना है वो ये कि इसके जो फाउंडर थे वो खिज्र खां थे, और जो सक्सेसर थे मुबारक शाह, वो एक इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में आपको याद रखना है। इसके समय में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ज़्यादा कुछ हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अब हम सीधा आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी पर। तो लोधी डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। यहाँ मैं आपको ये एडवाइस भी करना चाहूँगी कि आप जो हैं साथ साथ जो है इसके नोट्स वो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला हो, स्किप करने वाला हो। हर लाइन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना हर लाइन से कहीं ना कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इसलिए जो है आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें साथ ही साथ, तो बेहतर रहेगा। तो बहलोल लोधी का जो समय था वो 1451 से 1489 तक का रहा। तो ही इज़ टोटल अपोजिट टू बलबन। बलबन के बारे में याद है आपको? सख्त एक सुल्तान रहे जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है ना। ये जो है बलबन के एकदम अपोजिट इनका नेचर बताया जाता है। बहलोल लोधी का बताया जाता है कि लिबरल इन नेचर में जो है लिबरल किस्म के, उदार किस्म के इंसान थे। न्यू कॉइन सिल्वर के इन्होंने चलाए थे। सिक्कों का नाम बहलोली रखा। यही सिक्का अकबर के काल में भी इसी नाम से चलता रहा, ठीक है। ये एक बात है जो आपको याद रखनी है बहलोल लोधी के बारे में, कि इनका सिक्का जो है वो अकबर के काल में भी इसी नाम से चलता रहा। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी का जो समय है 1489 से 1516 तक इनका समय रहता है। इनका जो सिकंदर लोधी का पेन नेम जो है वो है गुलरुख। क्या है? गुलरुख। गुलरुख नाम से लिखते थे। और 1504 में इन्होंने न्यू सिटी बनाई जिसका नाम था सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का नाम आज बदलकर आप जानते हैं कि आगरा हो गया है। आगरा के नाम से सिकंदराबाद को जाना जाता है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे और एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। अब जो है लास्ट सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट इम्पोर्टेंट सदस्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो हैं इब्राहिम लोधी। चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ।
इब्राहिम लोदी, समय रहा इनका 1516 से 1526 तक। बाबर ने इस समय जो है बाबर ने अटैक किया था, तो बाबर ने 5 बार भारत पर हमला किया। 5वां आक्रमण जो था उसके बारे में अगर हम बात करें तो 5वां आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको कहा जाता है वो था, जिसमें बाबर की जीत हुई तथा भारत में मुगलों का आगमन हुआ। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है मुग़ल साम्राज्य की और दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत अच्छी जानकारियाँ मैंने आपके साथ इसमें शेयर की हैं और बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ाया है, कुछ भी इररिलेवेंट बात नहीं की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अगर अच्छा समझे तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो है इसको शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो धार्मिक आंदोलन पे होने वाली है, जिसमें हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही संक्षेप में पढ़ेंगे। हार्डली 15 मिनट की भी नहीं रहेगा लेक्चर, उससे भी शॉर्ट होगा, क्योंकि उसके बाद हमें सीधा जो है मुग़लों के बारे में बात करनी है। तो हम जो है 10-15 मिनट का मैं एक लेक्चर लूँगी आपके साथ, जो है जिसमें हम धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम फिर मुग़लों की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड और क्या कहूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।